वॉक की राह में ज़्यादा बड़ी रुकावटें कौन सी होती हैं? क्योंकि वॉक को हम इतना वाइटल हमने करार दिया है, आपकी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ लाने के लिए वॉक को इतना ज़्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो फिर हमें इसको ज़रा थोड़ा सीरियस थॉट देना चाहिए कि वॉक की राह में रुकावट क्या है। वॉक करने के लिए अपनी नींद खराब करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। आप नींद के टाइम पे वॉक ना करें, वॉक के टाइम पे वॉक करें। और वॉक का टाइम होता है सुबह जागने के बाद और रात सोने से पहले जो कि 16 घंटे में आपने अगर हर आवर में 3 मिनट से 5 मिनट तक वॉक करें तो समझें आपका बेड़ा पार है। आपने एक टाइम पर अगर एक्यूमुलेट करनी है 12,000 स्टेप्स तो बहुत मुश्किल होगा और उसका कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं, बल्कि थोड़ा कम फ़ायदा है। लेकिन अगर आप सुबह से शुरू होते हैं और आपने ज़हन में रखा हुआ है कि 4,000 स्टेप मैंने सुबह 10-11 बजे तक कर लेने हैं और फिर 5,000 स्टेप मैंने शाम 5 बजे 6 बजे तक कर लेने हैं और उसके बाद 6-7 हज़ार स्टेप मैंने फिर रात सोने से पहले तक कर लेने हैं, तो जो आपकी जो सुबह बॉडी अच्छी हो जाए ना, सुबह आपका मतलब जब मैं घर से आता हूँ तो अगर मेरे 6,000 स्टेप्स हुए हों तो मुझे लगता है कि आज मेरे सारे पूरे हो जाएंगे, और अगर पहले ही मेरे स्टेप 1200 हों तो फिर मुझे लगता है कि आज नहीं होने पूरे। लेकिन फिर खींचतान के मैं पूरे कर लेता हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो पूरे हुए ना हो। यानी अगर जो लोग मेरे साथ फिटबिट के ऊपर कॉमनैलिटी में है तो वो रोज़ाना मेरे स्टेप्स देखते हैं, तो उनको रोज़ाना ही वो रात 12 बजे जब उस दिन के स्टेप गिर भी जाते हैं तो फिर भी 1 लाख से 10,000 ऊपर ही होते हैं। और कल स्पेशली मुझे कराची क्लिनिक से डायरेक्टर वकील मुराद ने फ़ोन करके पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक है। कहते कल रात आपके स्टेप 90,000 थे। कल रात आपके स्टेप 90,000 थे, क्योंकि उनको भी नज़र आते हैं ना वो इंटरनेट से। 90,000 एक हफ्ते के होते हैं। ये जो स्टेप होते हैं वो पर डे भी दिखाए जाते हैं, फिर ये पर वीक भी दिखाए जाते हैं, फिर जितना भी आप उसका पीछे रिकॉर्ड देखना चाहें तो देख 20,000 स्टेप्स एक दिन के मैं तकरीबन करता हूँ। ये टाइम तकरीबन 3-3.5 घंटे बनता है। ये कोई 3-3.5 घंटे टाइम बनता है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपके स्टेप रात जो थे वो 90,000 थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो हो सकता है इंटरनेट से आप तक पहुंचे ना हो, क्योंकि रात जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त स्टेप 1,07,000 थे। तो अगर आप बाकायदगी से ये करें तो लोगों को ये शक होने लगता है कि कहीं आप बीमार तो नहीं हैं कि जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं कर रहे। लेकिन सुबह शुरू में ही घर में, ड्राइंग रूम में, अपने इलाके में, वायरलेस कंपाउंड में मौसम के मुताबिक, जैसे आजकल धूप है तो बहुत अच्छा लगता है कि घर की छत के ऊपर भी काफ़ी जगह है, तो वहाँ आप चले फिरे तो 1200, 1800, 1000, 2000, तो यहाँ आते आते 6-7 हज़ार तो लगता है कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कोई थोड़ा टेरेस पे कर लिया। मैं अपने ड्राइंग रूम में बड़े आराम से स्टेप्स कर लेता हूँ। मैंने सोफ़ों की तरतीब ऐसी रखी हुई है कि उनके इर्द गिर्द अगर एक चक्कर लगाया जाए तो 100 स्टेप बनते। ताज़ा जो लास्ट 1 वीक का मेरे पास ये घड़ी रिकॉर्ड है फिटबिट का जो स्मार्टफोन के अंदर होता है, तो ताज़ा मेरा जो पर डे स्लीप इसमें है, मेरी जो आज रात की नींद यहाँ कैलकुलेट हुई सामने आई है, ये 9 घंटे और 40 मिनट है। तकरीबन कोई 11 बजे सो गया और अच्छा, इसमें वो 1 घंटा और 17 मिनट शामिल नहीं है जो बीच में मैं जागता सोता रहा। ये जो 9 घंटे और 40 मिनट हैं ये प्योर सॉलिड स्लीप है, क्योंकि ये कैलकुलेट करके बताता है स्मार्टफोन और ये फिटबिट घड़ी मिलजुल के कि मैंने जो गहरी नींद सोया वो 1 घंटा और 24 मिनट थी, जो मैं हल्की नींद सोया वो 7 घंटे और 8 मिनट थी, और जो मेरे ख्वाबों वाली नींद थी वो 1 घंटा और 8 मिनट थी, और जो मैं जागता रहा वो 1 घंटा और 17 मिनट थी। इसमें ये जो है इस तरीके से इसको वो दिखाता है। और फिर वो अगर उसकी डिटेल देखना चाहें तो फर्दर भी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो अब वो बताता है कि दिस वीक का मतलब है मंडे से लेके सैटरडे तक, जो कि आज सैटरडे है,
दिस वीक वो कहते हैं कि 9 घंटे और 5 मिनट एवरेज निकली, 9 घंटे और 5 मिनट, जिसका मतलब है कि हर रोज 1.25 घंटा मजीद भी मैंने इन्वेस्ट किया और उस दौरान मैं जागता रहा, तो इसने कहा नहीं वो नहीं मैं काउंट करूंगा। और इसमें फिर स्लीप स्कोर होता है, स्लीप स्कोर 100 में से नंबर भी वो देते हैं आपको कि मुख्तलिफ चीज़ों का स्लीप स्कोर होता है। अगर मैं 8 घंटे नहीं सोऊंगा तो स्लीप स्कोर कट जाएगा, क्योंकि 8 घंटे मैंने इसको टारगेट दिया हुआ है कि मुझे अगर मैं 8 घंटे सोऊं तो मुझे ड्यूरेशन के नंबर दे दें। फिर इसमें यह भी है कि अगर मैं ख्वाब ना देखूं तो इनका अपना प्रोग्राम है कि अगर मैं ख्वाब नहीं देखूंगा तो मेरे नंबर कटेंगे। अगर REM स्लीप नहीं होगी, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, अगर वो नहीं होगी तो नंबर कटेंगे। डीप स्लीप जो है यही होती है घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और REM या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है वो भी 1.5 घंटा ही होती है। लाइट स्लीप होती है जो कि 60-70% ऑफ द टाइम आप सोते हैं, लाइट स्लीप, जिसमें से आपको अगर बाजू से कोई हिला दे या आवाज़ दे तो आप उठ के बैठ जाए। ये सब कुछ बीच में कैलकुलेट करता है कि अगर आप 15 मिनट बीच में जाग के अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहे हैं तो वो सुर्ख रंग से मार्क होगा कि आप जाग रहे हैं, वो सुर्ख रंग से मार्क होगा। और उसके बाद आपकी जो नींद है उसका एक एनालिसिस होगा जो कि रोज़ाना अमेरिका से आता है कि आपकी नींद का ये एनालिसिस है। और साथ वो कहते हैं कि अगर इस बारे में ज़्यादा मालूमात जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, तो फिर वो और दूर बारीकियों में और गहराइयों में ले जाते हैं। तो ये तो नींद का एलिमेंट है, वॉक का और नींद का एलिमेंट। और तीसरा है डाइट का एलिमेंट। अगर आप में से किसी ने मुझे खाना वाना खाते देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं हर चीज़ खाता हूँ लेकिन बहुत थोड़ी खाता हूँ। गोश्त आम तौर पर मैं बहुत ही अवॉइड करता हूँ, कम खाता हूँ, और वैसे मैं कोई चीज़ भी अल्लाह की जो नेमत है वो ज़रूर खाता हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी, ताकि कैलोरीज जो है वो विद इन लिमिट रहें। और मैं आसानी से वैसे 2500 कैलोरीज ख़र्च कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वॉक बहुत है और मेरे कद और वज़न के हिसाब से वैसे ही मेरा कोटा 1600-1700 कैलोरीज का बनता है, और वॉक से मैं उसको 2500-2600 तक ले जाता हूँ। तो खाना बैलेंस डाइट करना, ये चीज़ों का भी ख्याल रखता हूँ। बाकी एक ताल्लुकात का शोबा रह जाता है, तो उसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें अब आप हैं और कोई और है। खाना आपने खाना है, किसी ने ज़बरदस्ती आपके मुंह में नहीं डालना। नींद आपने पूरी करनी है, और यूजुअली आप नींद पूरी करना चाहते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डालेगा। और अगर स्टेप्स करने हैं तो मुझे उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे सांचे में डाला है कि मेरे पास सेल फ़ोन होता है, तो कराची से फ़ोन आ रहे होते हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से, और पेशेंट से, उनकी फैमिली से, उनके कंसर्न पे बातें होती रहती हैं। उनकी बातें हो रही होती हैं, मेरे स्टेप जमा हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं कभी बैठ के आराम से टेलीफोन नहीं करता। मैं चलते फिरते या फ़ोन आए तो उठ के मैं चलना फिरना शुरू कर देता हूँ। जो 1-1 हज़ार कर ले वो बेहतर है। इसमें एक कंपल्शन ये भी है कि आपने हर घंटे में 250 स्टेप ज़रूर करने होते हैं। ये किसकी कंपल्शन है? अलग से ये काउंट करता है कि कोई घंटा ऐसा तो नहीं गुजरा कि जब आपने 250 स्टेप भी ना किए हों, क्योंकि वो मुजरे सेहत हैं। अगर कुर्सी पे बैठे रहे तो मैं अपने सेशन के दौरान भी उठ के तो वक्फा लेके तो 5-7 मिनट चल के तो वो पूरे कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चौथा शोबा है, ताल्लुकात का शोबा, वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसमें दूसरे इंसानों की मर्जियां बीच में आ जाती हैं और आप दूसरे इंसानों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो तावन ना करने का फ़ैसला कर ले, अगर वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे ना बनाने का फ़ैसला कर ले, या मन मर्जियाँ करें, या जहाँ आपकी रिट है वो ना माने और मामलात को ख़राब करना चाहें और आप उन्हें सिंपली नो कह दें, तो ताल्लुकात का खाना ऐसा ज़रूर है जिसमें आपकी तरह मुझे भी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन ऐसा 100 जगह पे अगर ताल्लुकात हैं तो ऐसा अमूमन एक जगह पे होता है, या बिल्कुल जो करीब के लोग होते हैं जिनके पास एक ऐसा ताकतवर रिश्ता होता है मेरे साथ कि वो कहते हैं तुम्हारी ऐसी तैसी। ठीक, क्योंकि कुछ लोगों के रिश्ता होता है ऐसा, जैसे बीवी बच्चे होते हैं तो वो रिश्ते में कुश्ता होता है,
वो रिश्ता जो है बजाते खुद बड़ा ताकत वाला रिश्ता होता है, और वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये करते हो वो करते हो, जाओ नहीं मानते तुम्हारी। नींद है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर वॉक है, और अगर आप वॉक सही कर लेंगे तो इससे इम्कान पैदा होगा कि आपकी नींद सही होगी। अगर आप नींद सही कर लेंगे तो तीसरे नंबर पर है खाना पीना, और अगर आपकी नींद सही है तो आपको क्रेविंग खाने की नहीं होगी ज़्यादा, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ज़्यादातर ओवर ईटिंग वो लोग करते हैं जिनकी नींद भी डिस्टर्ब है। ड्रग्स की जो क्रेविंग है उसको डील करने के लिए इनको ऊपर ग्रुप्स में तरीके सिखाए जाते हैं कि ड्रग की क्रेविंग को होने से कैसे रोकना है, यानी स्लिपरी जगहों पे ना जाएं, स्लिपरी लोगों के पास ना जाएं, स्लिपरी चीज़ों के पास ना जाएं, और क्रेविंग उससे कम होती है। फिर जब क्रेविंग हो तो अपनी क्रेविंग उस बंदे से शेयर करनी चाहिए जो कि आपकी नशे से निजात का कायदे आज़म है, जो आपकी नशे से निजात का अहम फर्द है। अगर आप अपनी क्रेविंग उस बंदे से शेयर कर लें तो क्रेविंग उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि क्रेविंग को ये पसंद नहीं कि आप उसी बंदे से शेयर करें जो कि आपकी नशे से बहाली का अलंबरदार है। तो अगर आप उस बंदे से शेयर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर उमर मानिजवाला है जिनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप डॉक्टर हैं ज़रूर पढ़िए। उसका किताब का नाम है क्रेविंग्स, और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको विलिंग वेज से मिल सकती है, और वो सारी इसी टॉपिक पे लिखी हुई है, पीले रंग की किताब। जब बंदा 20,000 स्टेप पैदल चलता है और उसके अलावा बहुत सी वर्जिशें करता है, योगा करता है, तो जब नींद का टाइम होता है तो उसकी आपे ही आंखें बंद हो रही होती हैं और उसका जिस्म खुद ही निढाल होके नींद की वादी में जाना चाहता है, क्योंकि ये कुदरती अमर है कि एक बंदा जब एक हेक्टिक डे गुजारता है, क्योंकि जो बंदा 9 घंटे एवरेज सोता है, यानी एक्चुअली 10 घंटे इन्वेस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो देखने वाली बात है कि वो बाकी 14 घंटे कैसे गुजारता है। क्या वो बाकी 14 घंटे कोई इस तरह गुजारता है कि जिससे थकावट पैदा हो, प्लस जब वो लेटता है तो क्या वो उसको अपनी सोचों पे काबू है कि वो किसी भी तरह से सोचों को फिर करीब ना फटकने दे, क्योंकि बिस्तर सोचने की जगह नहीं होती। तो अगर आप अपनी सोचों को, यानी मनफी सोचों को काबू में रख लें तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी। बीच बीच में करवट लेंगे तो थोड़ी सी नींद जो खुलती है, हर करवट की मार्किंग है, ये बड़ा ग्राफिकली इसके अंदर सारा निज़ाम है, और इसका वो बहुत ही थोड़ा मुआवजा लेते हैं। आप समझें कि इंतहाई कलील मुआवजा लेते हैं, जैसे सालाना को 15,000 रुपए का वो इसका ख़र्चा लेते हैं कि वो माहिरीन बैठ के स्टडी करते रहते। जो मेरे फ्रेंड हैं जो इस मामले में जिन्होंने मुझे और मैंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहती है, और वो कई दफ़ा एक दूसरे को छोटा मोटा एक बटन सा दबाते हैं जिसे कहते हैं चीयर अप। चीयर अप का मतलब है कि वो एक दूसरे को शाबाश भी बीच में वो दे लेते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी कोई मैसेज करना। जी 28-30 हज़ार से शुरू होकर 40-45 तक 4-5 किस्म की वॉचेज़ हैं, जो कि सस्ती वाली मेरा ख्याल है 25,000 तक, और इनका एक प्रीमियम मॉडल भी है जो कि आपके बारे में बाकायदा उनके कंप्यूटर्स एनालिसिस कर करके आपकी ज़रूरतों को एक्सप्लोर कर करके बताते रहते हैं। और इसके अलावा ये सेलफोन और भी आपकी बहुत सारी खिदमात अंजाम देता है कि आप कहीं भी से किसी भी जगह से गुजर जाएं, इसने मार्क कर लेना है कि फलां दिन फलां टाइम पे आप इस जगह से गुजरे। अच्छा, बाद लोगों का ख्याल है कि अगर कोई बंदा डिसिप्लिन्ड है तो वो बड़ा दुखी है। ये मोस्टली लोगों, ये बड़े लोगों का ख्याल है कि अगर कोई बंदा डिसिप्लिन्ड है तो वो कोई मुसीबत में है, जिंदगी अजाब बनाएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक बात कही कि 9 घंटे सोना कैसे मुमकिन है, तो मुझे बताएं कि ये जोर जबरदस्ती से तो कोई नहीं सो सकता ना, ये तो उसकी जिंदगी डिसिप्लिन्ड होगी तो वो खुद ही सोएगा। ठीक है, अगर 20-21 हज़ार, जैसे कल मेरे 22,000 स्टेप्स थे, थोड़े ज़्यादा हो गए कोशिश के बगैर ही, तो 22,000 स्टेप्स थे, तो 22,000 स्टेप्स का मतलब है कि ये कोई 15 किलोमीटर बनता है, जिसका मतलब है कि ये कोई 3, सवा 3, 3.5 घंटे बनता है। लेकिन मुझे बताइए कि कल जब मैं वॉक पे था तो तकरीबन 1 घंटा मैं अपनी फैमिली के लोगों के दरमियान मसालियत कराने की बातें कर रहा था, तकरीबन 1 घंटा आप मेरे साथ थे,
तो मैं उनकी ज़िंदगी में जो रंजो गम एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे उस पर मैं बात कर रहा था आपके सामने, और आखिर में मैंने उसमें कोई 20% कोई बेहतरी ला के मैंने कहा अच्छा अल्लाह भला करे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग भी हैं वो मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं। मुझे रोज़ाना अताए अजीज़ से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कंप्यूटर से मेरे लिए चुन के समझ के इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि फ़लाँ टेक्नोलॉजी है, फ़लाँ बात है। दूसरे जो चंद लोग और होते हैं मेरे साथ, कोई आ जाता है कोई चला जाता है, तो वो भी अपने कारोबारों की बातें कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलियों की बातें कर रहे होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझसे शेयर करते हैं। और जो रिश्तेदारों के फंक्शंस हैं वो भी मैंने अटेंड करने होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो रिलेशनशिप वाला खाना है उसमें भी उतने नंबर हैं जितने नंबर नींद वाले खाने के हैं, या जितने वर्जिश वाले खाने के हैं, या डाइट वाले खाने के हैं। रिश्तेदारों वाला जो खाना है उसमें बारहा मुझे मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ के ऊपर समझता हूँ कि ये बात मानना गलत होगा तो मैं कह देता हूँ कि नो, मैं ये बात नहीं मान सकता। और जब मैं बात नहीं मानता तो जो तगड़े रिश्ते वाले लोग हैं, जो कुश्ते, जिन्होंने रिश्ते को कुश्ता खिलाया हुआ है रिश्ते का, तो वो लोग जो कहते हैं कि अच्छा फिर तुम्हारी भी ऐसी तैसी, हम भी तुम्हारी बात नहीं मानते। हमने सिर्फ ये करना होता है कि हमें सही काम करना है, जिससे अंदर से आवाज़ सही आए कि मैंने सही किया है। अगर मुझे लगता है कि मैंने सही किया है तो मैं फिर वो सही बात करके, तो आंखें डाउन करके हंगामा किए बगैर मैं आराम से बैठ जाऊंगा। और दूसरों का ख्याल होता है कि वो ज़िद करके बैठे रहेंगे तो मैं नजायज़ बात मान लूँगा, जो कि मैं नहीं मानूंगा, पर मैं खप भी नहीं डालूँगा। और लोग हैं बहुत करीबी जो कि मुझसे नाराज़ी रखते हैं। लेकिन एक बात जो है ना कि कोई ज़िंदगी को मुसीबत में मैंने डाला हुआ है, तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जैसे जहाज़ को जब टेल विंड मिलती है, तो मुझे बताएं जहाज़ को कोई एफर्ट करनी पड़ती है? टेल विंड जब मिलती है, तो जब आपको बैठे हों आप, तो अगर आपको बैठे बैठे उठ के खड़े होने में कोई दुश्वारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये जो हम तशरीफ़ रखते हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है इस तशरीफ़ को फिर उठाना। हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को कहते रहते तशरीफ़ रखिए, अच्छा, और वो तशरीफ़ रखता है, कभी हम उसे याद नहीं दिलाते कि आप तशरीफ़ उठाइए। ठीक, तो जब हम खुद भी तशरीफ़ रखते हैं तो हमें बार बार तशरीफ़ रखने और तशरीफ़ उठाने के तजर्बे से गुजरना चाहिए, तो फिर डिसिप्लिन बहुत आसान है। लेकिन अगर आप बिस्तर से उठ के वॉशरूम नहीं जा रहे हालांकि ज़रूरत है, और नीचे उतर के मंजिल निचली पे नहीं जा रहे हालांकि आपने फ्रिज से कोई चीज़ लेनी है, या आप टेलीफोन नहीं सुन रहे क्योंकि आपका मन नहीं चाह रहा कि अच्छा ये बंदा फिर पता नहीं क्या कहेगा, या आप सुस्तियों का इजहार कर रहे हैं, तो ये है मिजरेबल लाइफ। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं और आप उठ के चल सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, आप अपने दिल को मना सकते हैं, आप अपनी मर्जी को कभी लेट गो भी कर सकते हैं। जब दूसरा नहीं मानता तो आप एक लंबा गहरा सांस लेके कहते हैं ओहो ठीक है फिर चले कोई बात नहीं, तो आप इंतज़ार करते हैं। और इन दी लॉन्ग रन वो लोग खसारे में रहते हैं मेरी ज़िंदगी में कि जो नाजायज़ तंग करते हैं, वो लोग खसारे में रहते हैं। अल्टीमेटली मैं खसारे में नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग फिर वो अड्डा लगा लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने रिश्ते की ताकत या रिश्ते के ज़ोर पे मुझसे कोई गलत बात बनवाएं। तो मैं बहुत ही हम्बली उनको कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेबसी को समझिए, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कभी ज़्यादातर मौक़ों पे ऐसे लोग फिर मेरे हमनवा बन जाते हैं, फिर वो मेरा साथ देने लगते हैं, मुझे तंग करना छोड़ देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं नहीं हमने तो तंग करना है। मैं ये बताऊं कि जब कोई मरीज़ तंग करते हैं ना, तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि वो तंग कर रहे हैं। हमारे स्टाफ भी कभी कभी फ़ोन करके कहते हैं ना फलां मरीज़ तंग कर रहा है, तो मैं कहता हूँ पहले अपने अल्फाज ठीक करो, क्योंकि हमारे मरीज़ तंग नहीं करते, वो अपनी बीमारी का इजहार करते हैं। ये ऐसे ही है, अगर कोई पेशेंट किसी अस्पताल में वॉमिटिंग करे तो नर्स डॉक्टर को फ़ोन करके कहे कि वो मुझे फ़लाँ पेशेंट तंग कर रहा है, उसने सारा फर्श गंदा कर दिया है,
तो हमारे पेशेंट तंग नहीं करते, वो अपनी बीमारी का इजहार करते। ये 5-6 हिस्सों में है। जैसे कि मैं सुबह जब जागता हूँ तो जितनी देर में मेरा नाश्ता तैयार होता है, विच टेक्स अबाउट 20 मिनट्स, 2 अंडे बॉयल होते हैं, तो इस तरीके से दूध का 1 कप हो गया। तो जब वो नाश्ता तैयार होता है तो वो 20 मिनट मैं ड्राइंग रूम में वॉक कर रहा होता हूँ, नाश्ता आता है तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ तो फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो हर थोड़ी देर के बाद जो पढ़ा है उसके बारे में गौर व फिक्र करने के लिए फिर मैं 5 मिनट वॉक कर लेता हूँ। तो ये करते करते फिर मेरा दिल चाहता है कि अच्छा मौसम मुआफ़िक है तो मैं अपने घर से बाहर, बहुत ही अच्छा इलाका है वायरलेस कंपाउंड कैंट का, तो वहाँ मैं पैदल ज़्यादातर लोग समझते हैं मैं कोई रिटायर्ड आदमी हूँ जो रोज़ाना सवेरे पैदल चलता रहता है। और एक आदमी तो मुझे मिलके कहा भी, कहते हैं आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा जी बहुत मेहरबानी। मैं आपको बताऊं कि ये हमारी आदत शुरू से जो डेवलप होती है ना, तो मैं होली फैमिली हॉस्पिटल कराची में सबसे पहले मैंने सर्जिकल वार्ड में हाउस जॉब किया, और वहाँ एक प्रोफेसर थे और अब भी हैं, आगा खान में हैं वो, उनका नाम है डॉक्टर जमशेद तलाती। डॉक्टर जमशेद तलाती वो पारसी हैं और अब वो प्रोफेसर एमराइटस हैं और आगा खान में काम करते हैं। तो उस ज़माने में वो होली फैमिली में काम करते थे और उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था, और मैंने चैलेंज समझ के तो उनके साथ काम करना कबूल किया। तो वार्ड में उनके साथ मैं राउंड कर रहा था, तो एक पेशेंट का उन्होंने ना कैथीटर पास करना था ताकि उसका पेशाब निकल सके। तो उन्होंने जब कैथीटर पास किया तो नर्सों से ये कोताही हो गई कि कैथीटर पास करने के बाद जो पेशाब उसमें से नाली में से निकलता है तो वो आगे बैग एक लगाना होता है और आगे कुछ बंदोबस्त करना होता है। तो नर्सों से कोताही हो गई, वो चीज़ें रेडी नहीं थी। तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं इंज करना ज़रा। अच्छा, मैंने फौरी तौर पर ऐसे कर दिया और जो सारा शगन है मेरे हाथ में आ गया। तो वो फीलिंग नहीं होती, उतनी देर में वो नर्सों ने कहा कि जी लो पढ़ो। तो फिर वो किडनी ट्रेज होती हैं तो उसके अंदर डाल दिया। तो ये रोज़ के वाक़यात होते हैं जो कि एक डॉक्टर जब ट्रेनिंग में से गुजरता है, रेजिडेंसी में से गुजरता है, तो उसको फिर वो रहता नहीं है, एहसास नहीं रहता। और हुक्म मानने की जो एक आदत है मेरी हमेशा से, जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, कि मेरे 3 बहुत ही शफीक उस्ताद रहे। उनमें से एक डॉक्टर आसिफ चौधरी हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और बहुत ही सीनियर आदमी हैं और बहुत ही अच्छी सेहत के मालिक हैं। और उनकी बेगम साहबा जर्मनी से हैं और वो उनकी बेगम साहबा बुढ़ापे की वजह से उनको साथ लेके जर्मन चली गई हैं। तो वो UCH में मेरे साथ मेरे सीनियर थे। फिर एक डॉक्टर शनाज फातिमा थी, शनाज सईद, और उनके साथ वो भी सर्जन थी, उनके साथ भी काम किया। तो जब आप किसी अच्छे टीचर्स के साथ काम करते हैं और आप उनकी रिट को मानते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप बेउस्ताद हैं तो फिर ये नहीं सीख पाएंगे कि कहाँ आपको बात माननी है और कहाँ आपको बात नहीं माननी। ये सब डॉक्टरों के साथ ये होता रहता है और उनको कतई तौर पर फील नहीं होता, क्योंकि अर्ली ऑन ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो आप कहते हैं अच्छा फिर ऐसा ही होना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो वो आपके प्यार का बहुत इम्तिहान लेते हैं और वो आपके साथ ऐसी बातें करते हैं जो तकलीफ़देह होती है, और वो आपसे अपनी बात मनवाने के लिए आपको थ्रेट्स देते हैं। कभी वीटो थ्रेट्स देते हैं, कभी कीटो थ्रेट्स देते हैं, कभी कहते हैं मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ कर दूँगा, कभी कहते हैं कि मैं ज़माने को कुछ कर दूँगा। और जवाब उसका सिर्फ ये होता है कि एक इंतहाई संजीदा तहम्मुल भरी नज़र आप उन पे डालते हैं बेबसी की, और आप खामोश होकर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कुदरत का कि कोई वो रास्ता निकाले, और कुदरत रास्ते निकालती है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन जो बंदा भी ये तर्ज़ अमल इख्तियार करता है उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब होती। ज़िंदगी ख़राब होती है
जो ताल्लुकात ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते। जो एफर्ट करते हैं उनको भी हर वक्त कामयाबी नहीं मिलती। उनको कामयाबी मिलती है, ज़रा देर से मिलती है, पर हर वक्त नहीं मिलती। लेकिन जो एफर्ट में रुकावटें डालते हैं उनको कामयाबी भी नहीं मिलती और उनको तकलीफ़ें मिलती हैं। तो ये सब घरों में आप जैसे रहते हैं तो ये सोच लें कि एक दूसरे के लिए परेशानियां ना पैदा क्या करें। खुसूसन मैं आपको बताऊं कि कोरोना के ज़माने में कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको कोरोना से बचा सकता है तो वो ज़हनी सुकून है। और ख़राब ताल्लुकात में ज़हनी सुकून नहीं मिलता। ज़हनी सुकून का ताल्लुक नींद से भी है, ज़हनी सुकून का ताल्लुक वॉक से भी है, ज़हनी सुकून का ताल्लुक डाइट से भी है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल करते हैं और साथ थोड़ा ताल्लुकात को भी ठीक रखने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आपको खामखा बहुत जली कटी सुनना पड़ती है। आप बहुत तिगड़म खान हों, आप बहुत नामवर हों, आप बहुत पैसे वाले हों, आप बहुत पढ़े लिखे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों के साथ आप मोहब्बत करते हैं वो कभी कभी आपके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते और आपको ज़माने से भी इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि जो बंदा भी जिसका कुछ लगता है वो उस धड़े का होता है। अगर मेरे और सैफ़ी के ताल्लुकात अच्छे हैं और मैं सैफ़ी को जाके अपना दुखड़ा बयान करता हूँ तो सैफ़ी कहेगा डॉक्टर साहब यू आर राइट। तो जिसका जिधर धड़ा होता है वो उधर वज़न डाल देता है। हालांकि वज़न हक सच की बात पे डालना चाहिए। हमेशा हक सच की बात पे वज़न डालना चाहिए और धड़े की बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो हक सच की बात करती हैं। अगर आप नारोवाल चले जाएं, बद्दोमल्ली चले जाएं या उकाड़े चले जाएं तो वहाँ धड़ा चलेगा। लाहौर आते आते धड़े की बात कम होगी, लेकिन लंदन जाके धड़े की बात करेंगे तो वो आप पे हंसेंगे। और न्यूयॉर्क में अगर आप कहेंगे जी वो मेरा धड़ा है, मैं इसलिए इसको वोट दूंगा कि ये मेरी ज़ात बरादरी वाला है, तो वो आपकी तरफ बहुत ही फटी फटी आंखों से देख रहे होंगे क्योंकि वो धड़े में यकीन नहीं रखते। जो सिविलाइजेशंस हैं जहाँ तहजीब व तमद्दन अपने अरूज पे नज़र आता है वहाँ धड़े की बात कोई नहीं करता, हक सच की बात करते हैं। और हक सच की बात जब करते हैं तो खप नहीं डालते। हक सच की बात करके फिर आप आंखें झुका के और सब्र के साथ बैठ जाते हैं। हत्ता के सरकारी अफसरान भी जो बहुत काम करते हैं उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जो कोई काम नहीं करते ना उनसे कोई गलती होती है ना कोई मसला होता है, वो कोई काम नहीं करते और उनको कोई ब्लेम नहीं करता। लेकिन जो कोई काम करते हैं तो उनसे कोई कुताही भी होती है। तो रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी ऐसा ही होता है। बात बड़ी सिंपल सी है जो मैंने आपको कहा कि अगर कोई बात नहीं मानता तो आप उसके नतीजे में कोई रद्द अमल गलत किस्म का ना दें, खापर वाला ना डालें, दरवाजे बैंग ना करें, शीशे ना तोड़ें और ऊंची ऊंची आवाज़ में ना बात करें। अगर कोई बात नहीं मानता तो आप सब्र कर लें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और सब्र से बड़ी दौलत कोई नहीं है। 2 चीज़ें हैं कि एक आपके पास हिकमत अमली होनी चाहिए कि जो आप जिस पे अमल करते हैं, और फिर आपके पास सब्र यानी इंतज़ार होना चाहिए कि अपनी हिकमत अमली के नताइज की तरफ गौर से देखें। इन दी लॉन्ग रन मैंने देखा है कि जो बंदा भी अपने नफ्स को मुतमिन करता है, अपने नफ्स को जो बंदा मुतमिन करता है कि तुम ठीक कर रहे हो, अगर उसे लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो तो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फिर उसे करते रहना चाहिए। फिर इन दी लॉन्ग रन देखना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है या उसकी ज़िंदगी बदतर होती है और आप उससे नताइज अखज़ करते हैं। मैं फिर बीच में वो गलतफहमी निकालना चाहूँगा जो आपने बात की कि डिसिप्लिन होना, टाइम पे हर काम करना, इसमें आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। मुझे ये बताइए कि हमारे पास रोज़ाना मेरे पास एक शीट आती है, जिस शीट पे वो मिस शमाइला की तरफ से शीट आती है जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, किसी का नाम नहीं होता, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि आज कितने लोग लेट आए, जो काफ़ी बड़ी तादाद होती है कि जो लेट आते हैं। जो नहीं आए उनकी भी बात होती है कि फलां नहीं आया और वो इसलिए नहीं आया कि वो उसको काम था, यानी कैजुअल लीव के ज़ुमरे में। डिटेल नहीं उसमें होती, बस ये होता है कैजुअल लीव वाले
और सिक लीव वाले और लेट वाले, और ये सारी उसमें वो एक टर्म्स होती है, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जो लेट आता है उसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है आने में, और या जो रोज सही टाइम पे आता है उसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? नहीं, जो लेट आता है ना उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, उसको अपने आप को मनाना पड़ता है कि उठो अब तशरीफ उठाओ बिस्तर से, जाओ वाशरूम। उसके जेहन में बॉस की तस्वीरें भी नजर आ रही होती हैं, उसको वहशत भी हो रही होती है, और आखिर में 5 मिनट का काम वो 1 मिनट में करने की कोशिश करता है। शेव करता है तो टक लगा लेता है, और गाड़ी चलाता है तो किसी को मारता है, फिर वो दफ्तर आता है। तो ये बड़ी एफर्ट का काम है लेट आना। और ये जो लेट आते हैं लोग, ये वो लोग होते हैं जो आसानी से राजी नहीं होते किसी जगह पहुंचने पे, और जो लोग ठीक टाइम पे आते हैं वो उनकी ट्यूनिंग ऐसी हुई होती है कि वो एक खास टाइम पे घड़ी की सुइयों के मुताबिक उनका जिस्म खुद ही उनको पीछे से पुश करना शुरू करता है। ऑटो पायलट पे वो होते हैं, और अगर वो बैठे हुए हैं तो उनको उठ के खड़े होने में कोई दुश्वारी नहीं होती। अगर उन्होंने वहाँ शेल्फ से कोई किताब पकड़नी है तो उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी, वो उठ के जाके किताब पकड़ लेंगे। अगर उन्होंने जाके फ्रिज से पानी निकाल के पीना है तो वो सोते हुए मुलाजिम को जगा के पानी नहीं पीना चाहेंगे, और उनकी बजाय कोई बंदा होगा जिसको पता है कि मेरा मुलाजिम सोया हुआ है, और उसको वो जगा के कहेंगे कि मुझे पानी दो या मेरे लिए कोई खिदमात बजा लाओ, और वो मजबूर है ये करने पे। तो अपनी सुस्ती की वजह से जो लोग सुस्त होते हैं, तो अगर आपने अपने आप को ट्यून ऐसे किया है, मैं घर से कभी भी गाड़ी पे नहीं बैठता, मैं 5 मिनट पहले चल पड़ता हूँ, इनको पता है मैं किस रूट से जा रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं पीछे मेरे ड्राइवर साहब। तो 5-7 मिनट के बाद ये मुझे पास ही आके गाड़ी खड़ी करते हैं, तो मैं बैठ जाता हूँ, तो यहाँ पहुँच जाता हूँ। यहाँ से जाते हुए भी मेरी पॉलिसी यही है कि घर से यहाँ से हम जाते हैं तो ये कोई मैकडॉनल्ड के करीब जाके गाड़ी पे बैठते हैं। उसके बाद इस दौरान मैं डॉक्टर इजाज़ या मेरा कोई और साथी मेरे साथ चल पड़ता है, आपस में बातें करते हैं, कोई लास्ट फाइनल टच देते हैं अपने काम को, और फिर गाड़ी में बैठ के शेरपा पुल उतर के थोड़ा सा आगे जाके मैं कहता हूँ मुझे उतार दो, तो तुम जाओ। तो आपने गाड़ी का फ़ायदा भी उठाया, पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में भी नहीं रखा। और हमने सख्त गर्मियों में भी कभी नागा नहीं किया था। कभी नागा किया ये जब से आप आने लगे हैं अप्रैल से, तो मुझे बताइए कि कितनी सख्त गर्मी होती थी जब हम वॉक करते थे और जॉग करते थे। तो हम ठंडे पानी अपने ऊपर बर्फों वाले पानी डाल डाल के हर चक्कर के बाद, हर जॉग के बाद तो वो करते थे। और अब ये हालत है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम 6-6 कपड़े पहन के भी वो काम बाकायदगी से करते हैं। तो क्या हम उस वक्त जब वॉक कर रहे होते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं, या हमारी जान मुसीबत में होती है? हम एंजॉय कर रहे होते हैं, हम गाने भी सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, और ये बच्चे बातें कर रहे होते हैं फ्रीली, और मैं इनकी बातों को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आपको विल पावर यूज़ करनी पड़ी है किसी काम के लिए, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वो है कि अगर आपने कोई काम करना था और आपके अंदर से वो तवनाई उभर रही है और आपने वो काम कर दिया। डिसिप्लिन बंदे को टेंशन नहीं होती, डिसिप्लिन बंदा टेंशन फ्री होता है, क्योंकि उसका हर काम वो वक्त पे कर रहा होता है। 2 बातें मैं समझा के तो सेशन खत्म करना चाहूंगा। एक बात कि अगर आपको बैठे बैठे उठ के खड़े होने में दुश्वारी है, खत्म हो रहा है, अगर आपको बैठे बैठे उठ के खड़े होने में दुश्वारी है, तो आप इसका कुछ कर लीजिए कि आपकी ये दुश्वारी ख़त्म हो जाए। आपको बैठे बैठे उठ के किचन जाने में या वॉशरूम जाने में या सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाने में या ऊपर आने में दुश्वारी है, और आप कहते हैं कि अल्लाह करे ना ही जाना पाए, और आप आवाज़ें देते हैं कि फलानिया तू आ जाते मेरी मदद कर, तो आप समझ लें कि आपको ये काम करना चाहिए कि आप बैठे बैठे उठ के खड़े हों। अपने ज़हन में आपके ख्याल आए कि मुझे ये काम करना है, तो आपको दोबार ना लगे। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई टेलीफोन आता है और आप देखते हैं, तो आप ऐसे कहते हो फिर करता हूँ, आप क्या कहते हैं अच्छा बाद में देखेंगे, बाद में ज़रा मूड बना के तो फिर कॉल बैक करेंगे, तो
देयर आर सम पीपल हु विल ऑलवेज कॉल बैक, और वो एक्चुअली ये वही सुस्ती है, ज़हनी सुस्ती, जो बाद में बढ़ जाती है। तो आप किसी को फौरी तौर पर टेलीफोन उठा के तो वो ज़रूरत भी पूरी नहीं करते। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम जो मर्ज़ी करें, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं होती। हमें आखिरी इज़्न जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, जिसका इंतज़ार करना चाहिए। अपनी कोशिशें करते रहना चाहिए, अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और आजिज़ी के साथ फिर दुआ करनी चाहिए कि वो रंग लाए हमारी कोशिशों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।